coming home? Once upon a time. वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिनका जिक्र करने से इंसान की रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक याद मेरे जहन में आज तक मौजूद है जो मुझे कभी चैन से जीने नहीं देती। कुछ ही साल पहले ऑफिस के काम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे रात में नींद नहीं आती थी। डॉक्टर के कहने पर मैं अपनी फैमिली के साथ छुट्टियों पर मरी चला गया। हमने वहाँ शहर के शोर से दूर एक गेस्ट हाउस बुक कराया। लंबा सफ़र करने की वजह से सभी थक चुके थे, इसलिए सब खाना खा के सो गए। लेकिन मुझे हमेशा की तरह नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठ के किचन में गया तो मैंने देखा कि मेरी बेटी सना दरवाजे पर खड़े होकर किसी से बात कर रही है, मगर दरवाजे के बाहर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही थी। मैं ये देखकर थोड़ा घबरा गया और फौरन हॉल की लाइट जलाई, पर वहां कोई नहीं था, सना भी नहीं। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन उसके कमरे में गया तो देखा कि वो बहुत इत्मीनान से सो रही है। लेकिन जब मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी तो ऐसा लगा कि कोई मुझे घूर के देख रहा है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये सब मेरी नींद न आने की बीमारी का असर है, और मैं जाके अपने कमरे में लेट गया। लेकिन अगले ही दिन सना को बहुत तेज बुखार हो गया और वो कुछ अजीब सी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया हो। वो हाथ पांव जोर जोर से चला रही थी और बेकाबू हो रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसी घबराहट महसूस नहीं की थी जैसी मैं उस वक्त कर रहा था। उसको संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए हमने उसको बेड से बांध दिया और नींद का इंजेक्शन देके उसको काबू में किया। मैं सना के पास ही बैठा हुआ था, तभी मुझे फिर से खिड़की में वो लड़की दिखाई दी जिसको कल रात मैंने देखा था। वो मुझे ही घूरे जा रही थी। मैंने जब वहां जाके खिड़की खोली तो वहां कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं खिड़की बंद करके पलटा तो मेरी बेटी सना हवा में लटकी मुझे देख के हंस रही थी। पहली बार मुझे अपनी बेटी को देख के डर लग रहा था। समझ ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। मैं डर के मारे चिल्ला उठा, सना बेटा क्या हुआ है तुम्हें, क्या हो रहा है? मेरी चीखें सुन के मेरी वाइफ, मेरा बेटा और गेस्ट हाउस का मुलाजिम फौरन कमरे में आए। उनके अंदर आते ही सना और गुस्से में आ गई। उसने मुझे धक्का दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए बहुत जोर जोर से अपना सर घुमाने लगी और चक्कर खा के नीचे गिर गई। जो उसके बाद हमने देखा उससे हम सब के होश उड़ गए। सना की सांसें रुक चुकी थी, गर्दन टेढ़ी थी और जिस्म एकदम ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया को और हम सबको छोड़ के जा चुकी थी। उस रात वो मुलाजिम ये सब देखकर अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हमने जब पता कराया तो पता चला उस आदमी को मरे हुए 15 साल हो चुके हैं और वो गेस्ट हाउस
एक कब्रिस्तान पर बना था। मुझे आज भी रातों को चैन से नींद नहीं आती। उस दिन से ऐसा लगता है जैसे हर रात कोई मुझे घूर के देख रहा हो। शादी के 6 साल बाद अल्लाह ने हमें बेटी की रहमत से नवाजा। मैं और मेरी बेगम अपनी बेटी की पैदाइश पर बहुत खुश थे। हमने बहुत सारे नाम तलाश करने के बाद उसका नाम जोहा रखा। हमें एक प्यारी सी बेटी के माँ बाप होने के एहसास से बहुत मोहब्बत थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी होती गई, मेरी बेगम में कुछ अजीब सी तब्दीलियां आती गईं। वो आधी रात में उठ जाया करती थी और उठ के मुझसे कहती थी कि जोहा रो रही है। लेकिन हम जब बेबी मॉनिटर चेक करते थे तो देखते थे कि जोहा बहुत पुरसुकून होकर सो रही है। कभी कभी वो आधी रात को उठ के पागलों की तरह मुझे जोहा के कमरे से बुला रही होती थी, और जब मैं वहाँ जाता था तो वो जोहा के कपड़े उतार कर कहती थी कि देखे इसके जिस्म पर कितने खरोंचों के निशान हैं, जबकि उसके जिस्म पर एक भी निशान नहीं होता था। सिर्फ उसको तसल्ली देने के लिए मैं उससे कहता था कि कल इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, तुम परेशान मत हो और सो जाओ। मेरा ख्याल था कि शायद डॉक्टर मेरी वाइफ की कुछ मदद कर सकें, लेकिन मेरी वाइफ डॉक्टर के पास जाने को मना कर देती थी कि अगर डॉक्टर के पास गए तो वो बहुत सी दवाएं और टेस्ट लिख देंगे। मेरी बेगम ने हाल ही में कोई रिलीजियस ग्रुप ज्वाइन किया था। इससे पहले वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी। वो झाड़ फूंक पर यकीन करने लगी थी। मुझे लगा शायद ये उसका असर है जो वो इस किस्म की बातें कर रही है और एक नामालूम चीज़ की तरफ माइल हो रही है। वक्त के साथ साथ मेरी बेगम की हालत और ख़राब हो रही थी और वो अपना जहनी तवाज़ुन खोती जा रही थी। वो दिन में कई बार बेडशीट चेंज करती थी और कहती थी कि इस पर खून लगा है, हालांकि बेडशीट पर एक निशान नहीं होता था। वो सारी सारी रात बेबी मॉनिटर को देखती रहती थी और कहती थी कि जोहा की आंखों का कलर चेंज हो रहा है क्योंकि वो किसी जिन्नात के कब्जे में है। और जब मैं उसको समझाता था कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम बिला वजह बहुत कुछ सोच रही हो, हमारी बेटी बिल्कुल ठीक है, तो वो मुझसे कहती थी कि तुम्हें जोहा की फिक्र नहीं है, तुम एक प्यार करने वाले बाप नहीं हो। एक दिन मैं ऑफिस से घर वापस आया तो मेरी बेगम बहुत अच्छे मूड में थी और उसने डिनर के लिए बहुत सारे खाने बनाए हुए थे। मैं अपनी बेगम को देख के बहुत खुश हुआ और सोचा शायद वो बिल्कुल ठीक हो गई है और उसके हवास बहाल हो गए हैं। मैंने उससे पूछा जोहा कैसी है अब, तो मेरी बेगम ने बताया अब वो जिन्नात के कब्जे से आज़ाद हो गई है और कहा कि वो सुकून से अपने कमरे में सो रही है। हम दोनों ने बैठ के खाना खाया और जब खाना खा के फारिग हुए तो मेरी बेगम किचन में चली गई। मेरा दिल चाहा कि मैं जोहा को देखूं। जब मैं उसको देखने उसके कमरे में गया तो वहाँ अंधेरा था। मैंने जब कमरे की लाइट ऑन की तो देखा वो अपने बेड पर नहीं थी। मैंने दिल में सोचा कि अगर वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ हो सकती है। मैंने उसके कमरे में सब जगह देखा कि शायद वो कहीं छुपी हुई हो, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। बाथटब के पानी में मेरी बेटी बेजान पड़ी थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और तभी मेरी बेगम ने आके मेरे कानों में सरगोशी की। ओके, वो सो रही है।
एक रात मायरा और उसके अब्बू एक लंबा दिन गुजार के हॉस्पिटल से घर जा रहे थे। मायरा की अम्मी ब्रेन स्ट्रोक होने की वजह से हॉस्पिटलाइज थी। हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजर जाने के बाद मायरा बहुत थक चुकी थी और गाड़ी में उसकी आंख लग गई। मौसम ख़राब था और बारिश काफ़ी तेज़ हवाओं के साथ चल रही थी। और स्ट्रीट लाइट्स बंद होने की वजह से काफ़ी अंधेरा भी था। ऐसे में उसके अब्बू को गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। पानी रोड पर होने की वजह से उसके अब्बू को नज़र नहीं आया और गाड़ी किसी चट्टान से टकराई, जिसकी वजह से एक ज़ोर का धमाका हुआ और उनकी गाड़ी के दोनों टायर बर्स्ट हो गए। मायरा हड़बड़ा के उठी। उसके अब्बू ने उसे कहा, परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। बाहर उतर के जब उन्होंने अपनी गाड़ी का जायज़ा लिया तो देखा गाड़ी के दोनों फ्रंट टायर्स बर्स्ट हो चुके थे। बाकी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने गाड़ी में आके ये बात मायरा को बताई और उससे कहा कि हमें टायर बदलने होंगे। मायरा, जो पहले ही बहुत डरी हुई थी, फ़ौरन बोली, अब्बू तो फिर ये तो आप खुद ठीक कर लेंगे, आप जल्दी से स्पेयर टायर लगा लें। उसके अब्बू ने उसे बताया कि हमारे पास सिर्फ एक टायर है, मुझे जाके देखना होगा कि कोई हमारी मदद के लिए मिल जाए या फिर करीब ही कोई पंक्चर वाला हो जो इन टायर्स को ठीक कर दे। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, तुम यहीं गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आता हूँ। मायरा ने डरते हुए कहा, ठीक है अब्बू, लेकिन ज़्यादा देर नहीं लगाइएगा। उसके अब्बू को उसकी परेशानी नज़र आ रही थी। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, मैं जल्द से जल्द आता हूँ। वो सुनसान रोड पर रियर व्यू मिरर से अपने अब्बू को जाते हुए देखती रही और जैसे ही वो दूर जाते गए वो मायरा की नज़रों से उस रात की तारीकी में ओझल हो गए। 1 घंटा गुजर गया लेकिन उसके अब्बू पलट कर नहीं आए। वो और ज़्यादा खौफज़दा हो गई और ये सोचने लगी कि अब्बू को इतना टाइम क्यों लग रहा है, अब तक तो अब्बू को आ जाना चाहिए था। उसने रियर व्यू मिरर पर नज़र डाली तो उसको कोई आता हुआ दिखा। उसने सोचा कि शायद अब्बू हैं। जब उसने फ़ौरन पलट के देखा तो वो एक अजीब सा आदमी था जो चलता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ आ रहा था। उस आदमी ने डांगरी पहनी हुई थी, जैसे किसी फैक्ट्री के मज़दूर पहनते हैं। उसकी दाढ़ी झाड़ की तरह लग रही थी और उसके हाथ में कुछ था जो वो आगे पीछे हिलाता हुआ आ रहा था। उसको देख के मायरा और ज़्यादा घबरा गई। जैसे ही वो करीब पहुंचा, उसने गाड़ी के पीछे वाले शीशे के करीब मुंह किया और गाड़ी के अंदर देखने लगा। अंधेरा होने की वजह से मायरा ने ये नहीं देखा कि उसने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र पड़ी उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ में एक बहुत तेज़ और नोकदार चाकू था। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक कर दिए और पीछे जाके सीट के बीच में छुप गई। उसने जब चुपके से देखा तो वह आदमी गाड़ी में झांक के मायरा को ही घूर रहा था। उस आदमी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और जो मायरा ने देखा उसको देख के मायरा ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। उसने दूसरे हाथ में मायरा के अब्बू का सर पकड़ा हुआ था। मायरा चीखे जा रही थी, वो अपने आप को नहीं रोक पाई। उस आदमी ने अपना सर जोर से खिड़की के शीशे पर मारा। उसके मुंह पर अजीब से निशानात थे, बाल मट्टी में अटे हुए थे और वो अपनी खूनी आंखों से मायरा को घूरने लगा। थोड़ी देर वो उसी बारिश में खड़ा हुआ पागलों की तरह मायरा को घूरता रहा और फिर उसने अपनी जेब से कुछ निकाला। उसे देखकर मायरा वहीं बेहोश हो गई। उसके हाथ में गाड़ी की चाबियां थी।